हेलो फ्रेंड्स, आपने अपनी आज तक की लाइफ में टाटा कंपनी के ब्रांड के बारे में सुना होगा या कभी ना कभी देखा होगा। अगर आप गाड़ियों में ट्रैवल करते हो तो टाटा मोटर्स के बारे में तो सुना होगा। इसके साथ ही अगर आप प्लेन में ट्रैवल करते हो तो विस्तारा और एयर इंडिया जैसी एयरलाइंस है इनकी। अगर आप होटल्स में जाते हैं, ताज होटल्स टाटा के ही हैं। इसके साथ ही अगर हम कपड़ों के बारे में बात करें तो टाटा का फैशन ब्रांड है वेस्ट साइड। जो आप ज्वेलरी पहनते हो तनिष्क टाटा का ही है। यहाँ तक कि जो खाने में सॉल्ट डलता है टाटा सॉल्ट। इसके साथ ही अगर हम इसकी कंपनियों के बारे में बात करें तो 100 से भी ज्यादा कंपनी है टाटा ग्रुप के अंदर। और इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि ये भारत की सबसे मशहूर और सफल कंपनियों में से एक है। लेकिन क्या आपको पता है कि यह कंपनी रातों रात इतनी बड़ी नहीं बनी? इसे बनने में लगभग 200 साल का समय लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे देश की सबसे पुरानी बिजनेस फैमिली टाटा फैमिली के बारे में। इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब सन 1822 में गुजरात के एक छोटे से गांव में एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम था नुसरवान जी टाटा। इनके बारे में कहा जाता है कि ये अपने गांव में एक ही ऐसे आदमी थे जो स्ट्रांगली फील करते थे कि मुझे बाहर जाकर कुछ काम करना है। तो ये अपनी पूरी फैमिली के साथ मुंबई शिफ्ट हुए थे क्योंकि उस टाइम पर चाइल्ड मैरिज आम बात थी। तो 17 या 18 साल की उम्र तक इनका बच्चा हो गया था। तो इसलिए ये पूरी फैमिली के साथ शिफ्ट हुए थे और कॉटन ट्रेड की तरफ काफी अट्रैक्ट हुए। जितना भी बिजनेस से पैसा आता उन्होंने इंश्योर्ड किया कि अपने बेटे की पढ़ाई पर खर्च करेंगे। ये इस चीज के साथ कोई भी समझौता नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे जमशेद जी को बेस्ट एजुकेशन दी। उस समय इसका मतलब था इंग्लिश में एजुकेशन देना। नुसरवान जी टाटा का कॉटन ट्रेडिंग का बिजनेस अच्छा चलने लगा था। इसके कुछ सालों बाद जब जमशेद जी 18 या 19 साल के हुए तो उनके पिता ने यह तय किया कि उन्हें बिजनेस एक्सपेंशन के लिए हांगकांग भेज देंगे। आज के टाइम पर देखें तो ये बहुत आम बात है कि कोई बिजनेसमैन अपने बेटे को विदेश भेज रहा है बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। लेकिन ये बात सन 1859 की थी। एयर ट्रैवल का इन्वेंट होने में अभी 55 साल का समय था। उस जमाने में बड़ा लंबा समय तय करते थे जहाज से। उस समय जमशेद जी की उम्र 20 साल की थी। उनके पिता ने उन्हें इस मिशन पर भेजा कि हांगकांग में जाकर ऑफिस सेटअप करें। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जमशेद जी भी अकेले नहीं थे। इनकी शादी हो चुकी थी, इनकी बीवी और एक बच्चा था। यह आसान बात नहीं है कि अपनी फैमिली के साथ दूसरी कंट्री में जाकर शिफ्ट हो जाना और बिजनेस करने की कोशिश करना। जमशेद जी में भी बहुत उत्साह था। ये सक्सेसफुल भी हुए। अपनी 65 साल की उम्र तक इन्होंने अलग अलग 3 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर काम किया। इंडिया के अंदर भी इन्होंने बहुत सारी कॉटन मिल्स खोली और उनके मालिक बने। इसके साथ ही भारत की पहली स्टील फैक्ट्री का निर्माण शुरू किया। साथ ही इंडिया का पहला होटल खोला जो था मुंबई में द ताज होटल। ये होटल भारत का पहला ऐसा होटल था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी थी। अब आता है सन 1904 का समय जब जमशेद जी का देहांत हुआ। इसके साथ ही अगर हम जमशेद जी के सपनों के बारे में बात करें तो जमशेद जी के कई सपने थे जो अपने जमाने में रेवोल्यूशनरी थे। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट खोलना, भारत के अंदर एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्थापित करना, एक स्टील प्लांट, साथ ही एक ऐसा 5 स्टार होटल खोलना जिसमें किसी भी रंग के लोग जा सके। वे अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ ये होटल खोल पाए थे, लेकिन जो बाकी 3 ड्रीम प्रोजेक्ट्स थे उन पर काम शुरू हो चुका था उनके देहांत से पहले। बाद में उनके बेटे यानी डोराबजी टाटा ने यह सुनिश्चित किया कि उनके बाकी के 3 सपने भी सच होंगे। सन 1910 तक टाटा का स्टील प्लांट तैयार हो गया था, साथ ही स्टील प्रोडक्शन भी शुरू हो गया था। उस टाइम के अराउंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई। इस वजह से ब्रिटिश एम्पायर को सख्त जरूरत थी स्टील की। टाटा स्टील्स देश का सबसे बड़ा स्टील सप्लायर बन जाता है। टाटा स्टील का यूज किया जाता है रेलवे ट्रैक को बनाने में, हथियार बनाने में और ब्रिटिश ट्रैक को बनाने में। एक स्टेटमेंट है यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन ने कही थी, टाटा स्टील सेव्ड अस। उनकी स्टील की जो क्वालिटी थी वह इतनी अच्छी थी, जब बम टैंक पर गिरते थे तो उन टैंक्स को पेनिट्रेट नहीं कर पाते थे और इन सब के कारण बाद में टाटा स्टील और भी ज्यादा पॉपुलर हो गया। इसके बाद सन 1914 में टाटा ग्रुप इतना बड़ा हो चुका था कि इसके अंदर 14 कंपनीज थी। डोराबजी टाटा ने टाटा कंपनीज को सन 1938 तक संभाला। बाद में जहांगीर रतन टाटा जो उनके दूर के कजन थे, जिन्हें शॉर्ट में जेआरडी नाम से भी जानते हैं, उन्होंने कंपनी का टेक ओवर कर लिया। जेआरडी टाटा ने ग्रो अप किया फ्रांस से। इन्हें बहुत पैशन था फ्लाइंग का, इसी कारण उन्होंने भारत की पहली एयरलाइन यानी टाटा एयरलाइन की स्थापना की, जिसका बाद में नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया।
ये बात थी देश को आजादी मिलने से पहले की। सन 1947 जब हमारे देश को आजादी मिली, उस समय सोशलिज्म का जमाना था। जब हमारे देश को आजादी मिली, पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी आर्थिक नीतियाँ सोशलिस्ट थी। जितने भी देश में बड़े बिजनेस और इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्हें नेशनलाइज किया जाएगा और सरकार उन्हें हैंडल करेगी। ये उस टाइम के लिए तो पॉजिटिव सीन्स में देखा जाता है, लेकिन टाटास के लिए एक बहुत बुरी खबर थी। सरकार ने टाटा एयरलाइंस को भी नेशनलाइज कर लिया, लेकिन शुरू से ही टाटास का मानना था कि बिजनेस सिर्फ फायदे के लिए ही नहीं बल्कि यह राष्ट्र निर्माण के लिए भी होता है। नेशनलाइजेशन के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने जेआरडी टाटा को ऑफर दिया कि वे आकर एयर इंडिया को लीड करे, और जेआरडी टाटा ने खुशी खुशी ये ऑफर एक्सेप्ट किया। इसलिए 1970 से लेकर 1980 तक एयर इंडिया दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित एयरलाइंस मानी जाती है। इसके साथ ही जेआरडी टाटा ने बिजनेस को और भी बहुत सारे क्षेत्रों में एक्सपेंड करना शुरू किया। जैसे 1947 में टाटा मेट्रो का सबसे पहला प्रोडक्ट बनाया गया, पटरियों पर चलाने वाले लोकोमोटिव इंजन। सन 1968 में इन्होंने टीएससी यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की स्थापना की। इसके अलावा कैंसर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर और साथ ही सॉल्ट का बिजनेस। जेआरडी 52 साल तक चेयरमैन रहे टाटा के। इसी बीच टाटा ग्रुप के अंदर 95 कंपनीज हो चुकी थी, लेकिन सन 1968 में मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट पास किया गया सरकार के द्वारा। इसमें सरकार का उद्देश्य था कि कोई भी कंपनी इतनी बड़ी ना बने जिससे क्या हो कि हर चीज में उसकी मोनोपोली हो जाए। इस सब का सबसे ज्यादा इफेक्ट टाटा ग्रुप पर ही पड़ा, लेकिन ऐसे नियम पास होने पर भी जेआरडी टाटा के अंदर टाटा ग्रुप बड़ा बनता गया। इन्होंने क्या किया कि जैसे जैसे टाटा ग्रुप के अंदर जैसे जैसे नंबर ऑफ सब्सिडीज बढ़ती जा रही थी, तो ये टाटा सन्स की जो ओनरशिप थी उसे कम करते जा रहे थे। ये सब कम करने से नई कंपनियां मोनोपोलीज नहीं बन रही, लेकिन कई सालों के बाद वास्तव में ये दृष्टिकोण बिजनेस के लिए गलत साबित हुआ। जब और लोगों ने टाटा बिजनेस को हैंडल करना शुरू किया तो वे हमेशा सफल नहीं हुए। फॉर एग्जाम्पल, इनका इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस नेल्को रेडियो का उत्पादन करता था। सन 1971 में नेल्को का मार्केट शेयर 2% था, जो एक टाइम पर 20% हुआ करता था। विशेष रूप से अगर नेल्को के बारे में बात करें तो जमशेदजी टाटा के ग्रैंडसन को बुलाया गया नेल्को को ट्रैक पर लाने के लिए, जो थे रतन टाटा। वैसे तो ये 1962 से ही इन फैमिली बिजनेस में काम कर रहे थे, पर सन 1971 में इन्हें नेल्को का काम सौंपा गया। रतन टाटा ने कहा कि रेडियो का उत्पादन बंद करते हैं और नेल्को को रिवाइव करना है तो नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन। और ऐसा ही हुआ। 3 साल में बिजनेस टर्न अराउंड हो गया और 1975 तक नेल्को का मार्केट शेयर वापस 20% हो गया। लेकिन इमरजेंसी घोषित करने के कारण नेल्को के बिजनेस पर बुरा असर पड़ा और उसे शट डाउन करना पड़ा। इसके बाद रतन टाटा को एक और जिम्मेदारी दी गई, नागपुर की कॉटन मिल्स, इसे जमशेद जी के द्वारा सेटअप किया गया था। उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई कि इस कॉटन मिल्स को वापस रिवाइव करे, और ये मिशन भी पूरा होते होते रह गया। लेकिन सीनियर मैनेजमेंट ने यह नोटिस कर लिया था कि रतन टाटा काबिल है। इसी कारण से 1991 में जेआरडी टाटा के सक्सेसर के रूप में इन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया। 1991 में इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि इंडिया लिबरलाइज हो रहा है और अपने मार्केट को दुनिया के लिए खोल रहा है। अचानक से भारत ने समाजवादी मॉडल को छोड़ा और पूंजीवादी मॉडल की तरफ मुड़ने लगा। टाटा ग्रुप के नजरिए से देखा जाए तो जो जेआरडी टाटा ने किया, रतन टाटा ने बिल्कुल उसका उल्टा किया। इन्होंने टाटा सन्स की ओनरशिप को बढ़ाना शुरू किया सारे टाटा ग्रुप की सब्सिडीज में। ऐसा इसलिए किया गया ताकि कोई भी बाहर की कंपनी आकर टाटा ग्रुप की कंपनी को ना खरीद पाए। ऐसा करने से न केवल टाटा बचा रहा, बल्कि टाटा ग्रुप ने फॉरेन कंपनीज को एक्वायर करना शुरू किया। जैसे इंग्लैंड की टेटली कंपनी को 12 मिलियन में खरीदा, यूरोप की स्टील जायंट्स कोरस। ऐसी एक कंपनी थी जैगवार लैंड रोवर कंपनी, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूके की थी। जब ये कंपनी बेचने की बात करी जा रही थी तो इस कंपनी के वर्कर्स ने कहा कि हम चाहते हैं कि टाटा कंपनी हमारी कंपनी को टेक ओवर करे। जैगवार कंपनी को 3 से 4 कंपनी से ऑफर मिले थे, तो 3 से 4 कंपनियों में से उनके वर्कर्स ने टाटा को चुना। इसके कुछ साल बाद ही रतन टाटा ने नैनो कार लॉन्च। उन्होंने यह कार लॉन्च करते हुए एक स्टोरी सुनाई, जिसमें उन्होंने बताया कि कहा जाता है कि नवंबर 2003 में रतन टाटा ने एक फैमिली को स्कूटर पर ट्रैवल करते हुए देखा। 4 लोग एक स्कूटर पर बैठे हुए थे, बारिश हो रही थी, वे लोग बड़ी मुश्किल से मैनेज कर रहे थे। टाटा ग्रुप की कोर फिलॉसफी रही है सोशल अनलिफ्टमेंट। वे मिडिल क्लास लोगों को चांस देना चाहते थे कि वे गाड़ी खरीद सकते हैं।
रतन टाटा का फोकस कभी ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज में इतना रहा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस नागपुर की कॉटन मिल्स थी, उसका नाम था एम्प्रेस मिल्स, जो रखा गया था क्वीन विक्टोरिया की कोरोनेशन को कमेमोरेट करने के लिए। ताज होटल जो ब्रांड है, इसमें भी टाटास का नाम कहीं पर नहीं आता। तो ये कहानी थी टाटा ग्रुप्स की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।